हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5th ऑफ द सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम ऑफ द अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द असेसिस टोटल इनकम। तो ये चैप्टर का मतलब क्या है? हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि जब एक अदर पर्सन की इनकम को हम एसएससी की इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, इसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ द इनकम। सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्लबिंग ऑफ इनकम। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीए इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। ये सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है एंड आपके किसी मेन क्वेश्चन का एक पार्ट बनकर भी आ सकता है। सो आपको सभी कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। सो आपको मेरे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहना है एंड आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है एंड ये कंसेप्ट रिवीजन वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको सभी इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो दैट कि आपके सभी कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो चैप्टर का नाम है इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम। तो जब अदर पर्सन की इनकम को हम एसएससी की इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एंड इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्लबिंग, CLUBBING। ओके, क्लबिंग ऑफ द इनकम। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम? तो इनकम टैक्स का जो जनरल रूल है उसके अंदर क्या है कि जो पर्सन इनकम अर्न करता है उसी को उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जब इनकम अर्न किसी और को कोई और करता है बट उस पर टैक्स किसी और के हाथ में लग जाता है, मतलब उस पर टैक्स किसी और पर्सन को पे करना पड़ जाता है। There are certain cases where an assessee has to pay tax in respect of income of other person and इसके लिए क्लबिंग के प्रोविजंस गवर्न होते हैं by section 60 to 64 of the income tax act. These provisions have been enacted to counteract the tendency on the part of the taxpayers to dispose of their property or transfer their income in such a way that their tax liability can be avoided or reduced. तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिविजुअल्स HUF वगैरह पे स्लैब में टैक्स लगते हैं तो इंडिविजुअल्स अपने स्लैब को कम करने के लिए वो अपनी जो इनकम होती है वो दूसरे को डाइवर्ट कर देते हैं, लाइक देयर स्पाउस और देयर माइनर्स चिल्ड्रंस। तो वो उन्हें अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देते हैं एंड उससे वो उनका हायर स्लैब में जाने से बच जाते हैं। तो इस सभी एक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए ये क्लबिंग के प्रोविजंस डाले गए हैं। इसके अंदर अगर आप अपनी कोई एसेट या अपनी कोई इनकम अपने स्पाउस या अपने माइनर बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं तो उस एसेट से होने वाली इनकम भी आपके ही हाथ में टैक्स हो जाएगी। तो इसलिए इसे यहाँ पे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ द इनकम। नाउ हमारा फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 60। तो ये क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर आप अपनी कोई इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट तो वो जो इनकम आपने ट्रांसफर करी है वो ट्रांसफरी के हाथ में टैक्स नहीं होगी बट ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप पे कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है एंड उससे आपको रेंट आता है बट आपने वो रेंट लेने का राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, irrespective of the fact कि whether it is a revocable transfer और irrevocable transfer। अगर मान लीजिए एसेट तो आपकी ही है, वो प्रॉपर्टी आपकी है बट आप बोलते हैं कि अब इसके ऊपर जो रेंट मिलेगा वो रेंट मिस्टर ए को मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे मिस्टर ए हैं एंड आप रेंट का राइट दे देते हैं मिस्टर बी को कि अब जो रेंट मिलेगा इस हाउस प्रॉपर्टी पे वो मिस्टर बी को मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी बट केवल इनकम ट्रांसफर कर दी, तो अब जो वो रेंट मिस्टर बी को मिलेगा बट स्टिल वो टैक्स होगा आपके हैंड्स में। तो ये यहाँ पे लिखा है इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर करने का मतलब मिस्टर ए। इट इज इमटेरियल वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल। अब रिवोकेबल और इररिवोकेबल क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। For example, Mr. A confers the right to receive the rent in respect of his house property to his wife, Mrs. A, without transferring the house itself to her। कि मतलब मिस्टर ए ने अपने जो रेंट रिसीव करने का राइट था वो मिसेज ए को दे दिया बट उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, केवल रेंट लेने का राइट ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये मिस्टर ए के हाथ में ही रेंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 60 था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 61, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स। All income arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset is to be included in the total income of the transferor। अब रिवोकेबल कहने का मतलब क्या होता है वो डिफाइन करा गया है सेक्शन नंबर 63 में। अगर आप अपनी कोई भी एसेट रिवोकेबली ट्रांसफर कर देते हैं टू एनी अदर पर्सन तो उस एसेट से होने वाली इनकम आपके ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्स होगी। रिवोकेबल एसेट क्या होता है वो सेक्शन 63 बताता है। तो ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल इफ इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट। कि यानी कि प्रोविजन है उस ट्रांसफर के अंदर
कि उससे होने वाली इनकम या एसेट ही आपको कुछ समय के बाद वापस से रिट्रांसफर कर दी जाएगी, या ट्रांसफरर के पास ऐसे राइट है कि वो उससे होने वाली इनकम या एसेट को बाद में उसका मतलब पोजीशन ले सकता है। ट्रांसफरर और राइट टू रीअज्यूम पावर, मतलब वो उस पर पावर वापस से ले सकता है एसेट के ऊपर या एसेट से होने वाली इनकम के ऊपर, तो उसे बोलते हैं हम रिवोकेबल ट्रांसफर। अगर आपने मान लीजिए मिस्टर ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी, बट ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। मिस्टर ए कहते हैं कि मिस्टर बी को कि आपको इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो भी इनकम है वो आपको मेरे को देनी पड़ेगी, या मिस्टर ए के पास राइट है कि मिस्टर बी से वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम रिवोकेबल ट्रांसफर। अब इस केस में मिस्टर बी को जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी तो वो मिस्टर ए के हाथ में ही टैक्स होगी। ठीक है। The clubbing provision will operate even if only part of the income of the transferred asset had been applied for the benefit of the transferor. For example, मान लीजिए मिस्टर ए ने जो मिस्टर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, इससे इन्हें 1 लाख रुपए की इनकम होती है, बट केवल मिस्टर ए को ये वापस 50,000 ही देते हैं, बट स्टिल ये पूरी 1 लाख की इनकम ही मिस्टर ए के हाथ में टैक्स हो जाएगी। मतलब वो पार्ट इनकम अगर मिस्टर ए को जा रही है, स्टिल वो पूरी इनकम मिस्टर ए के हाथ में टैक्स होगी। अब इसके एक्सेप्शन क्या है कि कब क्लोबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे इन द रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द एसेट के केस में, तो वो बताता है सेक्शन नंबर 62, अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। कि अगर मान लीजिए आप अपनी कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं टू द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब ट्रांसफरी की लाइफ टाइम तक, कि जब तक ट्रांसफरी जिंदा है जब तक वो एसेट उसी के पास रहेगी, बट उसके मर जाने के बाद वो एसेट हम रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, या उससे होने वाली इनकम को हम ले सकते हैं। तो जितने टाइम के लिए वो मतलब इररिवोकेबल थी, जब तक वो लाइफ टाइम के लिए वो इररिवोकेबल थी, तो उस टाइम तक होने वाली जितनी भी इनकम होगी वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। बट जब ट्रांसफरी की डेथ हो जाएगी, उसके बाद जब ट्रांसफरर अपनी एसेट वापस ले सकता है, इवन इफ अगर ट्रांसफरर एसेट वापस नहीं भी लेता, तब भी फिर उससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स होगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर प्रोवाइडेड द ट्रांसफरर ड्राइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। मतलब अब जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए एसेट ट्रांसफर कर दी, बट वो ट्रांसफर कर दिया, अब इससे कोई भी बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे होने वाली इनकम का कोई भी बेनिफिट ट्रांसफर को नहीं मिलना चाहिए। एज एंड व्हेन द पावर टू रिवोक द ट्रांसफर अराइज, केवल पावर भी अगर अराइज हो जाती है, ये जरूरी नहीं है कि वो वापस से उसे रिवोक कर ले, हो सकता है वो उनके पास ही छोड़ दे। द इनकम अराइजिंग बाय वर्च्यू ऑफ सच ट्रांसफर विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो फिर वो इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में इंक्लूड होकर टैक्स होनी चालू हो जाएगी। So now come to the point number 3, section number 64 subsection 1 clause 2। तो ये क्या बताता है? क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, इनकम बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए हैं एंड इनका एक कंसर्न के अंदर लेट सपोज एबीसी लिमिटेड के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है ये अभी डिस्कस करेंगे। एंड एबीसी लिमिटेड से मिसेज ए को यानी कि मिस्टर ए की स्पाउस को कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा है बाय वे ऑफ सैलरी, फी, बोनस एंड कुछ भी, तो अब ये जो मिसेज ए को रिम्यूनरेशन मिल रहा है ये क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर मिसेज ए के पास कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड अपनी उस टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ही वो कोई सर्विस रेंडर करके उससे रिम्यूनरेशन ले रही है, तो फिर वो मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग नहीं होगी एंड यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। बट अगर उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एंड उन्हें तब भी रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फिर जो भी रिम्यूनरेशन मिलेगा वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब रिम्यूनरेशन इन कैश और काइंड बाय वे ऑफ सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शैल बी इंक्लूडेड। अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? तो अगर यहाँ पे कंसर्न कंपनी है, तो अगर उसके अंदर इंडिविजुअल इधर अलोन और अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिलेटिव्स के लिए यहाँ पे आते हैं हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियन असेंडेंट और लीनियन डिसेंडेंट, यानी कि आपके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स। तो अगर उनका मतलब इंडिविजुअल का अकेले या अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव्स 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द कंपनी, तो वहां पे हम बोलेंगे कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इंडिविजुअल का। और इन एनी अदर केस कि अगर मान लीजिए कंसर्न यहाँ पे कंपनी नहीं है, कुछ और है, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीआई या कुछ और, तो उस केस में अगर 20% और मोर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर इंडिविजुअल का अकेले या अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं वही आपके हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए आपका एक दिन के लिए भी 20% का पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या 20% की वोटिंग पावर थी, तो भी फिर पूरे साल जो भी रिम्यूनरेशन मिलेगा वो इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे जो इसका एक एक्सेप्शन था वो पढ़ लेते हैं। क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई वेयर रिम्यूनरेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मान लीजिए स्पाउस के पास कोई टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एंड वो उसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को रेंडर करके रिम्यूनरेशन रिसीव कर रही है, तो वो जो रिम्यूनरेशन है वो क्लबिंग के प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होंगे, वो स्पाउस के हाथ में ही टैक्सेबल होंगे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न। अब लेट सपोज कि अगर एबीसी लिमिटेड है एंड उसके अंदर मिस्टर ए एंड मिसेज ए दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एंड दोनों के पास ही कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है एंड दोनों को ही रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फिर वो किसके हाथ में क्लबिंग होगी? तो जिस भी स्पाउस की अदर इनकम ज्यादा है, मतलब ये इनकम छोड़कर, रिम्यूनरेशन वाली इनकम छोड़कर अदर इनकम जिसकी भी ज्यादा है वो उसी के हाथ में क्लबिंग होगी। एंड एक साल अगर वो जिसके हाथ में क्लब हो जाएगी फिर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हैंड्स में क्लब होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि एओ को ये लगे कि भाई अब ये जरूरी है कि हमें दूसरे इंडिविजुअल के हाथ में क्लबिंग करनी चाहिए एंड वो स्पाउस को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करते हैं। इनकम विल बी इंक्लूडेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर। ठीक है, वेयर एनी सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर स्पाउस, इनकम अराइजिंग इन द सक्सीडिंग ईयर shall not be included in the total income of the other spouse until and unless the AO is satisfied after giving that spouse an opportunity of being heard that it is necessary to do so। ठीक है, मतलब ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज नहीं होता कि आपको बार बार चेक करना है कि किसकी इनकम हायर है। अगर वो एक बार चेक हो जाता है तो उसके बाद अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसी के हाथ में टैक्स होगा until and unless कि AO आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे एंड उसके बाद वो चेंज कर सकता है। अब ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना 2, 3, 4। सेकंड हमारा आता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए कोई भी अपने स्पाउस को कोई अपनी एसेट ट्रांसफर कर देता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन करने का मतलब कि मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये में आपने ट्रांसफर कर दी, मतलब उसकी मान लीजिए वैल्यू 1 लाख रुपए थी बट आपने ट्रांसफर कर दी 50,000 रुपए में, तो उसे बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर मान लीजिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने स्पाउस को एसेट विद द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि मतलब आप दोनों अलग अलग रहेंगे एंड उसके लिए आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर इस केस में क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, बट अगर आप जो भी अपनी एसेट विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हैं तो उस एसेट से जो होने वाली इनकम है वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए ट्रांसफर करते हैं आप हाउस प्रॉपर्टी का, कि मिसेज ए के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है एंड वो मिस्टर ए को ट्रांसफर कर देती है अपने हाउस प्रॉपर्टी, तो इस केस में मिसेज ए को ही बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 27 मिसेज ए को डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने अपने लास्ट रिविजनरी वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो मिसेज ए को ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा एंड उसकी जो भी एनुअल वैल्यू होगी वो मिसेज ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, तो यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजंस की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27 द ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड इट्स एनुअल वैल्यू विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट। अब लेट सपोज कि आपने कोई अपनी एसेट ट्रांसफर करी एंड उस एसेट से फिर उसका एक्रीशन हो गया। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई शेयर्स ट्रांसफर करे एंड अब उसके ऊपर बोनस शेयर्स मिल गए आपको। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिसेज ए को शेयर्स ट्रांसफर करे एंड वो मिसेज ए के पास जब थे उस टाइम पे बोनस शेयर्स और मिल गए मिसेज ए को, तो अब जो शेयर्स पे होने वाली इनकम है वो तो मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगी, बट जो बोनस शेयर्स से होने वाली इनकम है वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब नहीं होगी, तो एक्रीशन पे क्लबिंग नहीं लगती। इनकम फ्रॉम द एक्रीशन ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट्स इज नॉट टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, मीनिंग ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है, मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें वो बोल सकते हैं कि हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए कर रहे हैं, सो इट्स कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि इट मे बी अ कंसिडरेशन बट इट्स नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के दायरे में आ जाएगा। ट्रांसफर्ड एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब मान लीजिए आपने कोई अपना फॉर एग्जांपल कोई सम ऑफ मनी ट्रांसफर करा आपने अपने स्पाउस को एंड आपके स्पाउस उस सम ऑफ मनी को अपनी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में या कहीं पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरह लगा देते हैं, तो अब उस बिजनेस प्रोफेशन या पार्टनरशिप कैपिटल से जो इंटरेस्ट मिलेगा या बिजनेस प्रोफेशन से जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। बट वो तभी टैक्स होगा कि अगर सच पोर्शन हैज टू बी कंप्यूटेड बाय टेकन इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ द अफोर्सेड इन्वेस्टमेंट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि अगर वो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर यानी कि आपकी ओपनिंग कैपिटल के अंदर इंक्लूडेड थी, तभी उससे पूरे साल में होने वाले जो भी प्रॉफिट या जो भी इंटरेस्ट है वो इंक्लूड होगा इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। अब मान लीजिए अगर जैसे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से, बट आपने एसेट ट्रांसफर करी 30 जुलाई 2021 को,
तो अब ये ओपनिंग कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो अब जो भी इससे इनकम होगी ड्यूरिंग द ईयर तो वो क्लबिंग के प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होंगे। बट अब जब नेक्स्ट ईयर में अगर ये विड्रॉ नहीं करता, ये अपनी कैपिटल को निकालता नहीं है बिजनेस से, तो अब जो नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो उसमें हम ये मान लेंगे कि ये पूरी की पूरी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का पार्ट थी, एंड अब उससे होने वाली जो भी इनकम होगी नेक्स्ट ईयर के अंदर वो उस पर क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई होंगे। ठीक है, सभी इलस्ट्रेशन आपको करनी है सॉल्व। ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाउस। अब मान लीजिए कोई इंडिविजुअल किसी अदर पर्सन को एसेट ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर इस केस में बट वो ट्रांसफर करता है कि इससे जो भी होने वाली इनकम है वो उसे यूटिलाइज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर। जितने तक की भी वो इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर यूटिलाइज करेगा तो उतनी इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स हो जाएगी। एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन by an individual without adequate consideration is includable in the income of the individual to the extent such income is used by the transferee for the immediate or deferred benefit of the transferor's spouse। तो जितने तक भी वो ट्रांसफरर्स के स्पाउस के लिए यूज करेगा उतनी वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ। तो अभी तक हमने पढ़ा था स्पाउस के प्रोविजन, अब हमें पढ़ने हैं सन्स वाइफ के प्रोविजन यानी कि आपकी डॉटर इन लॉ। तो उसके लिए सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, अगर एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आप अपने सन्स की वाइफ अपनी डॉटर इन लॉ को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, या मतलब आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उससे होने वाली जो कुछ भी इनकम है, तो जैसे स्पाउस के केस में हमने पढ़ा था कि वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्स हो जाएगी, तो सेम वो यहाँ पे भी ट्रांसफरर के हाथ में यानी कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हाथ में टैक्स हो जाएगी। एसेट ट्रांसफर्ड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अब सेम प्रोविजन जो स्पाउस के लिए पढ़े थे कि अगर मान लीजिए आपकी डॉटर इन लॉ उस एसेट को बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर या किसी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल के रूप में अगर उसे इन्वेस्ट कर देती है, तो जो भी उससे होने वाला प्रॉफिट या जो भी उससे होने वाला इंटरेस्ट है तो वो भी फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हैंड्स में टैक्स होगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, अगर मान लीजिए कोई सास ससुर फादर इन लॉ मदर इन लॉ अपनी कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हैं किसी और पर्सन को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, एंड उससे जो कुछ भी मतलब उसमें भी जो इनकम वो पर्सन यूज करेगा फॉर द इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द सन्स वाइफ, तो उतने तक की इनकम फादर इन लॉ मदर इन लॉ के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, सेम एज द प्रोविजन ऑफ द स्पाउस। ठीक है, वेयर एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय पर्सन टू एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10) वुड गेट्स अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरी। अब यहाँ पे गिफ्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे यानी कि सेक्शन 56(2) के प्रोविजंस भी यहाँ पे पिक्चर में आ जाएंगे इन द फॉर द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। मान लीजिए 1 लाख रुपए की एसेट्स आपने किसी को ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन, तो जो ट्रांसफरी है उसके हैंड्स में ये एज अ गिफ्ट बन जाएगा, एंड इस पे 56(2)(10) के अगर प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं तो ये गिफ्ट की तरह ट्रांसफरी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, इलस्ट्रेशन आप देख लेना। अब क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम, अब अगर माइनर की इनकम 64(1)(a) से गवर्न होती है ये, ऑल इनकम ऑफ द माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट, मतलब माइनर को जितनी भी इनकम होती है वो सारी इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी एंड पेरेंट्स को ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अगर माइनर को इनकम हो रही है फ्रॉम द मैनुअल वर्क ऑफ द माइनर, की माइनर कोई काम करके इनकम कमा रहा है तो, या माइनर की कोई एक्टिविटी जो जिसके अंदर माइनर का स्किल टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस लगता है, उससे होने वाली जो कुछ भी माइनर की इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो माइनर के हाथ में ही लगता है। इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग माइनस इनकम इज ग्रेटर। अब ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, तो उस पेरेंट के हाथ में ये टैक्सेबल होगी जिसकी अदर इनकम, ये माइनर की इनकम छोड़कर अदर इनकम जिस भी पेरेंट की हायर है, तो उस पेरेंट के हैंड्स में ये माइनर की इनकम क्लब होगी। अब एक बार अगर वो किसी एक पेरेंट के हैंड्स में क्लब होने लगती है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो उसी के हैंड्स में क्लब होगी, इवन इफ की अगर दूसरे पेरेंट की इनकम ज़्यादा हो जाती है अगले साल के अंदर, तब भी वो मान लीजिए मदर है एंड फादर है एंड एक साल के अंदर वो मदर की इनकम के अंदर टैक्स हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट ईयर में फादर की इनकम भी ज़्यादा हो जाती है तब भी वो मदर के हाथ में ही क्लब होती रहेगी, अंटिल एंड अनलेस कि एओ को लगता है कि अब ये जरूरी है, इट्स नेसेसरी टू डू सो, कि अब ये फादर के हैंड्स में टैक्सेबल होनी चाहिए, एंड वो फादर को पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देते हैं। वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट सबसिस्ट, अगर मान लीजिए कि मदर एंड फादर की अब मैरिज मतलब अब ये या तो दोनों अलग अलग रहते हैं या इनका डाइवोर्स हो गया है, तो अब वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, तो जिसने उस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिसने माइनर को मेंटेन करा था, मतलब जिसने माइनर को पाला पोसा था, तो उसके हाथ में वो इनकम क्लब होगी। यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो रहा है कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी
of the nature specified in section 80U shall not be included in the hands of the parent but shall be assessed in the hands of the child। अगर मान लीजिए माइनर को कोई डिसेबिलिटी है जो कि 80U के अंदर बताई गई है, तो फिर वो इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब नहीं होगी, वो माइनर के हाथ में ही टैक्स होगी। इट मे बी नोटेड दैट क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इवन इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉक्टर। अगर आपकी कोई माइनर मैरिड डॉक्टर है तो उसकी भी इनकम के ऊपर क्लबिंग पेरेंट्स के हाथ नहीं लगेगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पशन मिलती है हमें सेक्शन 10 क्लॉज 32 से। इन केस ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज द पेरेंट includes the income of his minor child in terms of section 64 subsection 1a, such parent shall be entitled to exemption of ₹1500 in respect of each minor child। तो यानी कि 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है कि कितने भी बच्चे हो, तो 1500 रुपये पर चाइल्ड तक की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी माइनर सन की या माइनर डॉटर की इनकम है 2000 रुपीज़, तो उसमें से 1500 रुपीज़ तक की आप एग्जाम्पशन ले लेंगे एंड 500 रुपये ही आपके हैंड्स में क्लब होंगे एंड ये पर चाइल्ड 1500 फॉर पर एनम। ठीक है। इन केस द एसेट ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड not being a minor daughter without consideration of her inadequate consideration is a house property। अब मान लीजिए अगर आप माइनर चाइल्ड को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 27 के हिसाब से जो ट्रांसफरर होता है उसे ही हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं एंड उसकी एनुअल वैल्यू के ऊपर जो कुछ भी टैक्स निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफरर को ही देना होता है। तो इसके अंदर क्लबिंग के कोई प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। बट हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर डिस्कस करते टाइम पे पढ़ा था कि अगर हम माइनर मैरिड डॉटर को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर उस केस में जो ट्रांसफरर होता है उसे डीम्ड ओनर नहीं माना जाता। तो इस केस में जो अब माइनर मैरिड डॉटर को जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया एंड उससे होने वाली जो इनकम है तो वो माइनर मैरिड डॉटर पे नहीं रहेगी, वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे डीम्ड ओनर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा बट यहाँ पे क्लबिंग लग जाएगी। इन सच केस द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी will be included as 64 subsection 1a in the hands of the parent whose total income before including minor child income is higher and benefit of exemption 1032। अब यहाँ पे भी 1032 यानी कि वो 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड वाला बेनिफिट आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई माइनर की इनकम होती है उसके स्किल्स, उसके टैलेंट या उसके एक्सपीरियंस या उसके मैनुअल वर्क की वजह से, तो वो जो इनकम होती है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती। बट अब अगर उस इनकम के ऊपर कोई इनकम होती है, फॉर एग्जांपल कि उसकी कोई फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, उसे कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया या इस टाइप से कोई भी इनकम, तो वो जो उस इनकम के ऊपर होने वाली इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में ही क्लब होगी क्योंकि वो उसके टैलेंट या उसके एक्सपीरियंस या उसके मैनुअल वर्क की वजह से नहीं मिल रही। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट हैज टू बी क्लब्ड इवन व्हेन डिपॉजिट इज मेड आउट ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल टैलेंट ऑफ द माइनर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है क्रॉस ट्रांसफर का। क्रॉस ट्रांसफर का कंसेप्ट पहले मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए हैं एंड मिस्टर बी हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं। अब मिसेज ए हैं यहाँ पर, इनकी वाइफ, एंड मिसेज बी, एंड मिस्टर ए ने मिसेज बी को कोई गिफ्ट कर दिया एंड मिस्टर बी ने मिसेज ए को कोई गिफ्ट कर दिया। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की एंड मिस्टर बी ने मिसेज ए को ट्रांसफर कर दी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ की। ठीक है। तो अब ये क्रॉस ट्रांसफर हो गया। तो अब इसमें जो 50,000 रुपए तक की जो भी इनकम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर करे एंड 50,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर करे, तो अब इसमें 50,000 रुपए की जो इनकम होगी जो भी मिसेस बी को मिलेगी वो बी के हाथ में क्लब हो जाएगी एंड जो मिसेस ए को मिलेगी उस 50,000 रुपए तक की इनकम वो ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे एक बार पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं। द इनकम फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर वुड बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द डीम्ड ट्रांसफरर इफ द ट्रांसफर्स आर सो intimately connected as to form part of single transaction and each transfer constitutes consideration for the other by being mutual or otherwise। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा था कि ए ने मिसेस बी को ट्रांसफर करा, बी ने मिसेस ए को ट्रांसफर करा, इन्होंने 1 लाख का करा, इन्होंने 50,000 का करा, तो अब इसे इस टाइप से माना जाएगा कि सिंगल ट्रांजेक्शन है एंड ये ट्रांजेक्शन इसीलिए डिवाइस करी गई है जिससे कि क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई ना हो। अगर मिस्टर ए मिसेज ए को कर देते तो स्पाउस वाले प्रोविजन से अप्लाई हो जाते, तो इन्होंने अपनी स्पाउस को ना करके अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया एंड मिस्टर बी ने भी अपनी स्पाउस को ना करके अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्लबिंग के प्रोविजन को काउंटर करना चाहते हैं। तो बट उस काउंटर को मतलब इसे जो इनकी ये प्लानिंग है इसे खत्म करने के लिए यहाँ पे लॉ मेकर्स ने प्रोविजन डाला है क्रॉस ट्रांसफर का कि इस टाइप के केसेस को भी हम क्रॉस ट्रांसफर्स मान के इसमें भी क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई कर देंगे। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी observed that if two transactions are interconnected and are parts of the same transactions in such a way that it can be said that the surplus method was adopted as a device to evade tax,
द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड। तो इस केस में भी क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप ये एक इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। मिस्टर वासुदेवन ने गिफ्ट करा सम ऑफ 6 लाख टू हिज ब्रदर्स वाइफ ऑन 14th June 2022। On 12th July 2022, his brother gifted a sum of 5 lakhs to Mr. Vasudevan's wife। तो मिस्टर वासुदेवन ने अपने भाई की वाइफ को ट्रांसफर करा 6 लाख रुपए एंड भाई ने ट्रांसफर करा मिस्टर वासुदेवन की वाइफ को 5 लाख रुपए। द गिफ्टेड अमाउंट्स वर इन्वेस्टेड एज द फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक बाय मिसेस वासुदेवन एंड वाइफ ऑफ मिस्टर वासुदेवन्स ब्रदर ऑन 1 अगस्त। तो अब यहाँ पे जो 5 लाख रुपए तक पे होने वाली जो भी ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा 5 लाख रुपए तक पे, तो वो वासुदेवन की वाइफ की जो इनकम आएगी तो वो मिस्टर वासुदेवन के हाथ में क्लब हो जाएगी एंड जो उनके ब्रदर्स की वाइफ के हैंड्स में जो इनकम आएगी वो उनके ब्रदर के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी एंड वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है HUF को। तो अब जो HUF को उसने ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो अब वो ट्रांसफर तो HUF को कर दिया बट अब भी उससे होने वाली जो भी इनकम है वो HUF के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इंडिविजुअल के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। वेयर एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी to HUF of which he is a member or through such property into the common stock of the family otherwise than for adequate consideration, the income from such property shall continue to be included in the income of the individual। ठीक है, तो ये जो भी इससे इनकम आएगी वो इंडिविजुअल के हैंड्स में टैक्स होगी, नॉट इन द हैंड्स ऑफ HUF। एंड अगर मान लीजिए अब वो जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थी कि मतलब इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी HUF को, अब अगर उस प्रॉपर्टी का मतलब बाद में कभी पार्टीशन होता है HUF का एंड उस पार्टीशन में मान लीजिए 6 लोगों को अगर वो प्रॉपर्टी मिलती है, तो मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर A है, B है, C है एंड इन तीनों की वाइफ है मिसेज A, मिसेज B, मिसेज C एंड प्रॉपर्टी दी है मिस्टर A की। तो अब जो मिस्टर B, मिस्टर C, मिसेज B एंड मिसेज C को जो उसमें से पार्ट जाएगा पार्टीशन में तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मिसेज A को पार्टीशन में पार्ट मिलेगा उस प्रॉपर्टी से तो उस पर होने वाली इनकम को भी मिस्टर A के हाथ में ही क्लब कर दिया जाएगा। Where the converted property has been partitioned either by way of total or partial partition, the income derived from such converted property as is from the assets transferred indirectly by the individual to the spouse and consequently such income shall be included in the total income of the individual who effected the conversion। ठीक है, तो A ने जो कन्वर्जन करा था तो अब जो उसके पार्टीशन में मिसेज A को भी अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उससे जो भी होने वाली इनकम है तो वो भी मिस्टर A के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, बट ये B, C, मिसेज B, मिसेज C को जो मिलती है तो इसके लिए क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे। एंड यहाँ पे हमारा लास्ट ये क्लैरिफिकेशन है इनकम इंक्लूडेड लॉसेस। तो जैसे हम इनकम की क्लबिंग करते हैं तो अगर मान लीजिए ऐसे ही किसी स्पाउस के हैंड्स में या माइनर सन के, माइनर डॉटर के हैंड में कोई लॉस अराइज हो जाता है तो लॉस की भी क्लबिंग होगी, मतलब लॉस का भी बेनिफिट दिया जाएगा फॉर द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल मतलब लॉस को भी अपनी इनकम का पार्ट बनाकर तो उसमें उसकी इनकम कम हो जाएगी। एज पर द एक्सप्लेनेशन 2 to सेक्शन 64 इनकम वुड इंक्लूड लॉस। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था हमारा ये। अब इसी के आप सारे इलस्ट्रेशंस, सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे को बता सकते हैं इधर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9634679382। ठीक है, एंड प्लीज़ आप सभी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल चालू रखिए, कंसेप्ट रिवीजन देख देख कर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करिए एंड तुरंत सारे क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते रहिए सो दैट यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, सभी टाइम खत्म, मतलब अभी आपका आज 4 सितंबर है, अब आपके पास आई थिंक 50 डेज मतलब 2 महीने भी आपके पास बचे नहीं है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिले करने के लिए आपको कोई स्पेस नहीं है, आपको केवल पढ़ाई करनी है एंड अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जाम्स। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। Please like the video, subscribe the channel and share the video with your friends. Okay, thank you, bye bye, signing off.